Hi all, this is Sejal Rawal. Welcome back again for the series that we are working on. हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं और ये उस सीरीज का फर्स्ट जो हम इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे ये उसका सेकेंड पार्ट है एंड इन दिस पार्ट हमारा वो जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो कल के लेक्चर में अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज मेक श्योर दैट यू गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज एज सिंपल एज दैट. अगर आपको, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि ये जो बुक है ना इसके सारे चैप्टर एक दूसरे से सिंक में है. अगर आप एक चीज समझते हो तो आपको दूसरी चीज बहुत इजीली समझ आ जाती है एंड जब आप इसको आगे जाके देखोगे ना आप खुद मेरी बात से रिलेट करोगे कि हाँ ठीक ही बात है. वैसे तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने आपको स्कैरसिटी समझाया है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझाया है, जब मैंने आपको मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स समझाया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो दो बुक है हमारी, वाई वी हैव टू बुक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैंने आपको समझाया है कल की वीडियो में. प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो. ओके, सेंट्रल प्रॉब्लम मैंने आपको समझाई है. अब मुझे एक बात बताओ, जो आज का टॉपिक है, ठीक है, उसका नाम है टीपीएफ, पीपीसी, कुछ भी बोलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कुछ भी बोलो. ये जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं ये आपको तभी समझ आएगा जब आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पता है. कल मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बताया था कि हमारी इकोनॉमी में तीन तरह की बड़ी प्रॉब्लम है और उसी के कारण हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है. मैं बार बार ये टर्म यूज करने वाली हूँ, इकोनॉमिक्स. अपने माइंड में कंफ्यूज मत होना, जस्ट क्लियर आउट योर माइंड, मीनिंग अपने माइंड में क्लियर रखना गोइंग फॉरवर्ड. आई एम रिक्वेस्टिंग यू दिस थिंग, क्योंकि आप भूल जाओगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैम कभी इकोनॉमी बोलते हैं कभी इकोनॉमिक्स बोलते हैं. डू नॉट गेट कंफ्यूज. तो हमारी इकोनॉमी में मेजर तीन प्रॉब्लम है जिसके कारण इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है. वो तीन प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है. क्यों मैम, क्यों प्रॉब्लम है ये? क्योंकि हर रिसोर्स स्केयर है. हमारी इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है स्केरसिटी ऑफ रिसोर्स. एवरी रिसोर्स, ईच एंड एवरी रिसोर्स इज स्केयर. लैंड स्केयर, लेबर स्केयर, कैपिटल स्केयर, एंटरप्रेन्योर स्केयर, हर चीज स्केयर है. तो हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे तभी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी. और आज का टॉपिक उसी प्रॉब्लम को क्या बताता है, उसी प्रॉब्लम को ग्राफिकली बताता है कि ये प्रॉब्लम देखो कैसे एग्जिस्ट करती है. चलो आगे बढ़ते हैं. ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट. उसके पहले एक बहुत अच्छी चीज है, ये आप समझो, इसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या नाम है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ मैम हमने ये वर्ड सुना है मेनी अ टाइम्स, हम यूज करते हैं ये वर्ड कि भाई इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत है. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. कॉमर्स मैंने सब्जेक्ट लिया अपने करियर में, कॉमर्स मैंने परस्यू करना चाहा कि ओके आई विल टेक कॉमर्स इन क्लास 11th. अब आगे जाके जब आप 12th पास आउट करते हो तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे. ठीक है, आप किस में अपना करियर बनाना चाहते हो? आप चाहते हो आपका करियर सीए बनना चाहते हो, आप सीएस बनना चाहते हो, आप सीएफए परस्यू करोगे, आप एमबीए परस्यू करोगे, आप बीकॉम करोगे, क्या करोगे? यू हैव ऑल द ऑप्शंस ओपन विथ यू. जब आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल गए हैं तो क्या आप सारे ऑप्शन ले सकते हो क्या? टेल मी वन थिंग. मैम मैं तो ना सीए, सीएफए, सीएस सब कुछ बन जाऊंगा. माय वेल विशेस आर विथ यू. पर प्रैक्टिकली आपको कोई एक चीज चूज करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए. क्यों मैम? क्योंकि स्केयर है ना, टाइम की कमी है. उस लिमिटेड टाइम में आपको कोई एक ही चीज परस्यू करनी पड़ेगी, आपको चूज करना पड़ेगा. सीएफए, सीए क्या करूं मैं?
तो जब आप इन सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करते हो ना, तो आप बाकी सारे ऑप्शन को क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12th पास किया, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आपने सीए ऑप्शन को चूज करा कि ओके आई एम गोइंग टू परस्यू सीए चूज किया। तो आपने क्या क्या छोड़ा, आपने क्या क्या जाने दिया, आपने सीए पे जाने दिया। आपने अभी के लिए तो एमबीए भी नहीं सोचा क्योंकि अभी आप सीए फोकस कर रहे हो। आपने बीकॉम पे भी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप सीए फोकस कर रहे हो। आपने बहुत सारी चीजें क्या कर दी, हटा दी, इग्नोर कर दी। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ये इसके 4 वर्ड की डेफिनेशन है, मैंने 11th में रटी थी, मुझे आज तक याद है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ये जो सीए है ना, इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था सीएस। आप सीएस कर लेते, आप सीएफए कर लेते, आप एमबीए कर लेते, जितने भी अल्टरनेटिव थे नेक्स्ट बेस्ट, आपने उसको फॉरगॉन कर दिया, आप उसको भूल गए। तो वो क्या थी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या थी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मानो आगे जाके आप सीए नहीं बनते हो, तो आप क्या बोलोगे, यार मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, वो मैंने जाने दी, अगर वो कर लेता तो शायद आज कुछ हो जाता। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, जब आप उसको जाने देते हो आपके नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को, तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसको कहते हैं कॉस्ट। इन्हें कॉस्ट वाले ये मत समझना कि उस कोर्स की फीस की बात कर रही हूँ, वो मत समझना। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, जैसे कोई किसान है, किसान का नाम है रामू। रामू इज माई फेवरेट, मैं तो हमेशा यही यूज करने वाली हूँ। तो रामू जो है, उनके पास एक फील्ड है, ठीक है, वो अपनी फील्ड में गेहूं भी उगा सकता है, चावल भी उगा सकता है। बट रामू ने, लैंड स्केयर है भाई, रामू भैया के पास लैंड स्केयर है, उतनी ही जमीन है, इतनी ही जमीन है, ये मेरा हाथ देख लो, इतनी ही जमीन है रामू अंकल के पास। तो या तो वो उस पर गेहूं उगाएगा या तो उस पर चावल उगाएगा, उसके पास 2 ही ऑप्शन है। अगर रामू अंकल गेहूं को चूज करते हैं तो उनका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था चावल, उसको उन्हें फॉरगॉन करना पड़ा। उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, चावल। पढ़ो, एज रिसोर्स आर स्केयर, पहले ही बता दिया भाई रिसोर्स स्केयर है, प्लीज प्लीज ढंग से वापरा करो। रिसोर्स आर स्केयर, इट ऑलवेज फोर्स टू मेक चॉइसेस, हमेशा हमें चॉइस करनी पड़ती है यार। अगर हमारे पास 500 रुपए का नोट है और मॉल में गए हैं, 2 टॉप पसंद आया है, दोनों का प्राइस 500, आप एक ही ले सकते हो। चॉइस आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कई बार, भाई ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बाकी रिसोर्स स्केयर है ना। आप सब कुछ थोड़ी ले सकते हो, आप सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, टू प्रोड्यूस मोर टू वन गुड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड। अगर मैं मार्केट में 500 रुपए लेके गई हूं, मम्मी ने कहा ब्रेड और बटर लेके आने को, तो अगर मुझे ज्यादा ब्रेड चाहिए तो मुझे बटर की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। 100%। आप सब मार्केट जाते हो, आप सबको पता है कि अगर जेब में 50 रुपए हैं, मम्मी ने कहा है कि ब्रेड और बटर लेकर आओ, तो अगर ज्यादा ब्रेड की जरूरत है तो बटर कम करना पड़ेगा, ज्यादा बटर की जरूरत है तो ब्रेड कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी ने जो रिसोर्स दिया है 500 रुपए का, वो स्केयर है, वो लिमिटेड है, लिमिटेड में काम करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आई होप आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन उसकी तरफ, दैट इज आवर टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नाउ अब ये जो है ना बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये आपको एग्जाम में अलग अलग नाम से आ सकता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से आ सकता है, इसके और भी जाके हम आगे आगे नाम देखने वाले हैं, तो आप इसको नाम, थोड़ा नाम से कंफ्यूज मत होना। लास्ट टू लास्ट ईयर सीबीएसई ने पीपीएफ हटा दिया था, बट दिस ईयर आई चेक द सिलेबस एंड एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी यू हैव दिस। और इस चैप्टर का यही कोर है, या तो यहां से क्वेश्चन बनेगा पीपीएफ से, या तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चन बनेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस वाली ना, उससे क्वेश्चन बनेगा, या पीपीएफ से बनेगा। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। स्कैरसिटी के कारण, अब ये आपको क्या बताता है, इसको यार 2 मिनट के लिए ना सरल भाषा में समझ लो, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज तो आपको आगे जाके पढ़नी है। तो मैंने आपको आज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा दी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है कि अगर एक चीज चाहिए तो दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा, समझ गए? ओके। अब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ना, ये एक तरह का, क्या बोलना चाहिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा है कि कैसे एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, इसीलिए ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा है। अब हमें मान लो क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है। कोई भी चीज सेक्रीफाइस करेंगे तभी हम दूसरी चीज को गेन कर सकते हैं, समझ में आई?
कोई भी चीज सेक्रीफाइस करेंगे तभी दूसरी चीज को गेन कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे किसको? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मैम ये टू गुड्स क्यों लिए बेटा? अभी बोला ना, एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि कैसे एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी का कम करना पड़ता है। इसलिए एग्जाम्पल के लिए इन्होंने क्या किया है, दो ही गुड्स लिए हैं। तो जब आप पीपीएफ पढ़ोगे तो आपको दो ही गुड्स का एग्जाम्पल लेंगे, बाकी एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि हमेशा दो ही गुड्स में से चूज करना है। मल्टीपल गुड्स है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, बट अभी एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दो लिया है। तो ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस, जिसे प्रोड्यूस किया जा सकता है विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। अब ये लाइन गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, अगर ये चार वर्ड लिख के नहीं आते हो तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं पीपीटी वगैरह और इनसे नहीं पढ़ाती हूँ, मैं पीडीएफ से पढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चों को समझ आ जाता है। बाकी एग्जाम में जब लिखने जाते हैं तो डेफिनेशन ही पूरी लिख के नहीं आते, आधे लिख के आ जाते हैं और नंबर नहीं मिलते। तो ये डेफिनेशन इसलिए 4 बार पढ़ो यार, पता है एग्जाम में ना लिखना है। नंबर इज द अल्टीमेट गोल, नंबर लाने हैं मतलब नंबर ही लाने हैं। नंबर रिजल्ट डजंट मैटर, सब माना, मैंने तुम्हारी बात मान ली, बाकी एग्जाम में लिखोगे तो ही नंबर आएंगे, वरना नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो नंबर लाने के लिए लिखना पड़ेगा और यही डेफिनेशन लिख के आना, और गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी लिखना मत भूलना, क्योंकि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स तो बहुत सारे बन सकते हैं। मैम बहुत सारे कैसे बन सकते हैं? आपने तो बोला रिसोर्स स्केयर है, दैट इज द पॉइंट। गिवन रिसोर्स, मम्मी ने जो गिवन रिसोर्स है ना 500 रुपए, मम्मी ने गिवन रिसोर्स जो दिए हैं, मम्मी ने जो टेक्नोलॉजी दी है, गाड़ी उसी पे जाना है, हवाई जहाज में नहीं जा सकते कि यार मम्मी ने ना मुझे टमाटर प्याज लाने कहा है, सॉरी ब्रेड बटर लाने कहा है, मैं ना यूएसए चला जाता हूँ, वहां ब्रेड बटर सस्ता है। अरे भाई गिवन रिसोर्स है ना तेरे पास, गिवन टेक्नोलॉजी है तेरे पास, स्कूटी है तो स्कूटी से ही जाना पड़ेगा, जो है उसी में अपने को काम करना पड़ेगा। हम एक्सट्रीम आउट ऑफ द लेवल जाके कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी। गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। अब पीपीएफ के अजम्पशंस रट लेना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में बोलेंगे राइट द अजम्पशंस ऑफ पीपीएफ। राइट द अजम्पशंस ऑफ पीपीएफ लिखो, 3 नंबर ले जाओ, यही के यही अजम्पशन लिखने पड़ेंगे। एक बात मैं आपको बताती हूँ अभी, ये जो अजम्पशंस है, ठीक है, ये जो कुछ चीजें होती है ना साइंस में, लॉज जो होते हैं, ठीक है, जो थ्योरीज होती है, दिस आर कांस्टेंट, ओके, यू कैन नॉट चेंज। जैसे न्यूटन के जो लॉ है, ठीक है, आपको वो वैसे ही लिखने पड़ेंगे, आप उसके अंदर अपने हिसाब से मॉड्यूलेशन नहीं कर सकते हो। लैंग्वेज बदल दी, ओके, अजम्पशन में थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर है, ओके, बट जो अजम्पशन उन्होंने थ्योरी बनाने के लिए लिए हैं, आपको वही एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। लैंग्वेज बदल दो, बाकी कंटेंट जो है वही होना चाहिए। पहला अजम्पशन देखो, द अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। मैंने पहले ही बताया है, अमाउंट ऑफ इकोनॉमी, अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में जो रिसोर्स है ना वो फिक्स्ड है, अभी के लिए तो फिक्स्ड है, बट दिस रिसोर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि इस इकोनॉमी में लैंड नाम का रिसोर्स जो है वो फिक्स है, पर इस लैंड नाम के रिसोर्स को हम अलग अलग यूज में ले सकते हैं। जैसे इस लैंड में घर भी बना सकते हैं, इस लैंड के अंदर हम खेती कर सकते हैं, बहुत सारे यूज है। तो द रिसोर्स इन इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट वी कैन ट्रांसफर वन यूज टू अनदर। दूसरा क्या है, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्स ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। अब मत बोलना कि मैम ये 2 गुड्स क्यों ली, अजम्पशन है, अजम्पशन कुछ भी ले सकते हो, अजम्पशन तुम भी लेके चलते हो कि तुम्हारी वाली तुमको प्यार करती है, आई डोंट नो करती है कि नहीं, अजम्पशन है, ठीक है, अजम्पशन कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने अज्यूम किया है कि हम हमारी इकोनॉमी में 2 ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। द रिसोर्स आर फुल्ली यूटिलाइज, रिसोर्स जो है उनका 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है। मत बोलना मैम 100% यूटिलाइजेशन नहीं होता है, मैम लेबर काम चोरी करते हैं, ये होता है, अभी के लिए वो सब मत सोचो। इन्होंने अजम्पशन लिया है कि सारे रिसोर्स का 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है। रिसोर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, so when resources are transferred from one production to one another the productivity decrease। वो सारे जो रिसोर्स है ना, वो सारे रिसोर्स 100% यूटिलाइज तो होंगे, 100% यूटिलाइज तो होंगे, बाकी
एक गुड्स को बनाने में जितना यूटिलाइजेशन उसका हो रहा है, जरूरी नहीं है कि दूसरे को बनाने में ही उतने ही वो कैपेबल साबित हो। ये इसका मतलब और आगे जाके समझ आएगा। इसका मतलब इसको एक बार वापस पढ़ो। रिसोर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। सो व्हेन रिसोर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन टू वन गुड्स टू अनदर, द प्रोडक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एज्यूम टू बी कांस्टेंट। अभी के लिए हमने ये माना है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। अभी एकदम से कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, एकदम से नासा ने कोई दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं बता दी है जिससे 10 मिनट में ब्रेड बन रही है, इसलिए ब्रेड का कॉस्ट कम हो गया है और हमारे मजे हो गए हैं। ऐसा अभी के लिए मत सोचो। अभी के लिए टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है मैम। अभी के लिए 2 प्रोडक्ट ले रहे हैं, अभी के लिए हम ले रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्स फिक्स है, पर उनको हम अलग अलग उनमें अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। और रिसोर्स जो है फुली एफिशिएंट है, फुली 100% यूटिलाइज हो रहे हैं। ये है आपके अजम्पशंस। अब इस चार्ट को, ये जो टेबल नंबर 1 है, इसको बहुत अच्छे से देखो। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, इसको देखो, इस टेबल को बहुत अच्छे से समझो। पॉसिबिलिटीज है ना, एक कॉलम में पॉसिबिलिटीज है, दूसरे में बनाया है गन और बटर। अब भाई गन मतलब गन, हाँ गन, मैंने ब्रेड बटर लिया था, इन्होंने गन बटर लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, आप देखो इस टेबल को ध्यान से देखो। एमओसी का मतलब है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है अभी बता के आई हूं, कि एक गन ज्यादा बनाने के लिए हमें बटर का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अगर सीए करना है तो एमबीए अभी के लिए नहीं कर सकते। कोई भी चीज करनी है तो दूसरे को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एमआरटी का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ज्यादा से ज्यादा गन बनानी है तो कम से कम बटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स स्केयर है, क्योंकि रिसोर्स स्केयर है। एक चीज को बनाना है तो दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा। मुझे बताओ सिंपल सी बात, घर में अगर 3 टमाटर है घर में, मम्मी को बनानी है दाल और सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी बनानी है, फ्लावर की सब्जी बनानी है और दाल बनानी है। तो मम्मी को अगर वो 3 टमाटर है तो मम्मी के पास क्या ऑप्शन है कि या तो अगर मम्मी दाल में 2 टमाटर डालेगी तो 1 टमाटर ही वहां जाएगा, या 2 टमाटर सब्जी में डालेगी तो 1 ही टमाटर दाल में जा पाएगा, क्योंकि रिसोर्स स्केयर है। तो जब हमें एक चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि 21 गन बन रही है, 21 गन बन रही है, 100% रिसोर्स यूटिलाइज करने के बाद 21 गन बन रही है, तो बटर कितना बन रहा है 0। कुछ भी बटर नहीं बना रहे अगर 21 गन बन रही है, ठीक है। जब हमने 20 गन बनाई तो हमारे पास थोड़ा रिसोर्स बच गया, 1 टमाटर बच गया, वो हमने सब्जी में डाल दिया, वो हमने बटर में डाल दिया, ठीक है, बटर। फिर उसके बाद गन 18 बन रही है तो बटर 2 बन रहा है, गन हमारे पास 15 है तो बटर। जैसे जैसे गन का प्रोडक्शन कम हो रहा है वैसे वैसे बटर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास कांस्टेंट है और एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो अब दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा, इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। मैं अपने कैपेसिटी में इमेजिन कर लो, जो मैं समझा रही हूं इमेजिन कर लो। मुझे लगता है कि समझ आ रहा है आपको, मुझे पर्सनली, बाकी नहीं आ रहा है तो लेट मी नो, ठीक है। अब आप ये देखो, बटर हो गया, गन हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन द इकोनॉमी ऑल द रिसोर्स आर फुल्ली यूटिलाइज। ऑन द अदर हैंड इफ ऑल रिसोर्स आर यूज्ड फॉर, अब अगर सारे रिसोर्स बटर बनाएंगे तो गन 0 बनेगी, सारे रिसोर्स गन बनाएंगे तो बटर 0 बनेगा। तो ये ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आपको मिलेगा। कैसा मिलेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस, नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल कमोडिटी। जैसे कि अगर हमने 20 गन बना रहे थे, ठीक है, पहले हम कितनी गन बना रहे थे? 20 गन। फिर हमको अगर 2 बटर बनाना है तो हमें 2 गन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 2 गन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस को ही क्या कहते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये एमआरटी पढ़ो। एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट। एमओसी हमें सिर्फ सेक्रीफाइस बताता है। एमओसी बताता है
कि हमने कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जाने दिया दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ये सिर्फ हमें सेक्रीफाइस बताता है। एमआरटी हमें बताता है, रेशो बताता है, एमआरटी हमें रेशो बताता है कि हमने कितना सेक्रीफाइस करा तो हमें कितना गेन मिला, हमने कितना सेक्रीफाइस करा तो हमें कितना गेन मिला, उस रेशो को कहते हैं एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और एमआरटी ये एग्जाम, अब देखो मैं तो सिंपल बताती हूं, मैं पीडीएफ से क्यों पढ़ाती हूं, मेरा सिंपल आंसर है 1 नंबर एमसीक्यू में आपसे पूछ लेगा कि डैश मेजर द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर का ये जो स्लोप है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं है, इसका शेप ऐसे क्यों बन गया, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग तो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, आगे जाके तुमको यही वापरना है। बाकी अभी के लिए तुम ये समझो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, किसके कारण है, एमआरटी के कारण। एमआरटी अगर तुम लिख के आ गए तो तुमको 1 नंबर मिलेगा, नहीं लिख के आए तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं पीडीएफ से पढ़ाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल आंसर कि एमआरटी है जो मेजर करता है स्लोप ऑफ पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ, पीपीएफ की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो देखो पहली बात, पीपीएफ जो होता है ना बेटा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हमेशा पीपीएफ कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैम डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं, क्योंकि कुछ चीज बनाने के लिए कुछ चीज कम करनी पड़ रही है, तो जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज possible combination of two goods which can be produced with the available resource and technology. In case we want to produce one goods, we have to ignore or we have to sacrifice the another. PPF हमेशा कॉनकेव शेप होता है, हमेशा बच्चे कंफ्यूज ही रहते जीवन भर, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ये जो है कॉनकेव है, कॉनकेव कितनी बार सी आ रहा है उसमें, 2 बार सी आ रहा है, ठीक है। कॉनकेव ऐसा वाला तो 2 बार सी आ रहा है तो सी को उल्टा कर दो, ऐसा मैंने याद किया था अपने बचपन में। 2 बार सी आ रहा है ना कॉनकेव में, तो सी को उल्टा कर दो, तो कैसा शेप बन गया, ऐसा बन गया। सी उल्टा कैसा बनता है, ऐसा, तो ये कॉनकेव होता है, ठीक है। नाउ ठीक है, अब ये देखो आप, पीपीएफ इसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि क्या इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ पे एग्जिस्ट करती है, तो नहीं, हमेशा पीपीएफ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, कई बार वो कॉन्वेक्स शेप की भी हो जाती है। वो कब होती है कॉन्वेक्स शेप की, ठीक है। तो पीपीएफ एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब चेंज इन पीपीएफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप पढ़ना, मैं आपको पढ़ाती हूँ चेंज इन पीपीएफ। चेंज 2 तरह के होते हैं, चेंज 2 तरह के होते हैं, एक होता है शिफ्ट, एक होता है मूवमेंट। क्या होता है, एक होता है शिफ्ट, अब देखो यहाँ पे कैसे पढ़ाया है, शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। अब मानो अभी आपको एक एजम्पशन लिया था, अभी आपने एक एजम्पशन लिया था कि जो भी टेक्नोलॉजी है ना, जो भी रिसोर्स है वो फिक्स है, पर अगर हम रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में बदलाव करें तो पीपीएफ में भी बदलाव हो सकता है। कैसे हो सकता है, जिसे मानो शिफ्ट है, तो शिफ्ट 2 तरह के होते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट इन पीपीएफ, द पीपीएफ कैन शिफ्ट इधर टुवर्ड्स राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। कैसे होगा मैम राइटवर्ड, अगर पीपीएफ राइट जाता है, राइट मतलब तो अच्छा होता है ना, राइट मतलब अच्छा, तो जब हमारी टेक्नोलॉजी में कुछ इनहेंसमेंट हो जाती है, ठीक है, जब हमारी टेक्नोलॉजी में कुछ इनहेंसमेंट हो जाती है, जब किसी तरह से रिसोर्स बढ़ जाता है, मान लो रामू ने थोड़ी और जमीन खरीद ली, जो कि एजम्पशन था कि नहीं कर सकता है रामू, पर मान लो कि रामू ने थोड़ी और जमीन खरीदी, उसके पास रिसोर्स और बढ़ गया, या टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट हो गया, तो पीपीएफ कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। पर मान लो कि रामू को थोड़ी जमीन बेचनी पड़ी या वो बाढ़ आ गई, ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिसोर्स कम हो गया, तो पीपीएफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। तो लेफ्टवर्ड होना एक बुरी बात है, बुरी बात मतलब जब वहां पर रिसोर्स कम हो गया किसी कारण, टेक्नोलॉजी किसी कारण कम हो गई, तो पीपीएफ लेफ्टवर्ड चला जाता है। और राइटवर्ड मतलब अच्छी बात है, अपग्रेडेशन हो गया टेक्नोलॉजी में या रिसोर्स में कोई वृद्धि हो गई, तो हमारा पीपीएफ कहां चला जाता है, राइटवर्ड चला जाता है। एक होता है ये अपन ने समझा शिफ्ट, अब दूसरा होता है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, इट हैपेंस व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड्स। बेटा जब शिफ्ट पढ़ रहे हैं ना,
तो दोनों गुड्स की बात हो रही है, दोनों गुड्स के रिसोर्स में वृद्धि हुई है, दोनों गुड्स के रिसोर्स की टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई और राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब दोनों गुड्स के रिसोर्स में कोई रिसोर्स कम हो गया, कोई टेक्नोलॉजी डिमोलिश हो गई, कुछ बुरा हुआ तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। दोनों गुड्स की बात हो रही है, पर रोटेशन के अंदर ये सेम बात होती है, पर कोई एक गुड से रिलेटेड होती है। कोई एक गुड से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो वो कौन सी बात होगी? रोटेशन की बात होगी, ठीक है। और इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है, ठीक है। ये इसके की पॉइंट्स है। आज मुझे सिर्फ आपको पीपीएफ समझाना था, ठीक है, और कुछ रहा तो नहीं इस चैप्टर में। लेट मी सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, सेंट्रल हो गया, ओ हाँ, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रह गया, ये पढ़ लो, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में छोटा सा डिफरेंस है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है इट डील्स विद हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, और नॉर्मेटिव बोलता है डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, इट कैन बी वेरीफाइड। ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रेजेंट की बात करता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फ्यूचर की बात करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है व्हाट वाज, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, ऐसी बात पॉजिटिव। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि अगर ऐसा करा तो कैसा हो जाएगा, अगर ऐसा होता तो कैसा हो जाता, ये बात करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये इतना वो नहीं है। माइक्रो में डिफरेंस बहुत अच्छे समझना कि माइक्रो इंडिविजुअल की थ्योरी है, मैक्रो जो है वो एग्रीगेट की थ्योरी है। मैक्रो जो है वो नेशनल इनकम की बात करती है, तो माइक्रो एक इंडिविजुअल की बात करती है। माइक्रो इज अ स्मॉल छोटा भाई है माइक्रो, और मैक्रो एक बड़ा भाई है। दिवाली बिगिन, सारे फटाके आज ही फूटेंगे। कॉनकेव कॉन्वेक्स, रोटेशन कब आता है, शिफ्ट कब आता है, हमने पढ़ लिया। दैट इज फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल गाइज। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज बताना। मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है 2 वीडियोस के अंदर, आगे जाके और भी वीडियोस में बनाने वाली हूँ चैप्टर वाइज। देखो ये मेरे पढ़ाने का तरीका है और मैं तो ऐसे ही पढ़ाने वाली हूँ, बट आप अगर मुझे कुछ सजेशंस दे सकते हो कि मैम आप ऐसे कर लो, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, प्लीज आई विल टेक इट। अगर मुझे कोई सजेशन आता है आई विल वर्क ऑन दैट। बट अभी जब तक मुझे आप लोग कुछ नहीं बोलते हो तो मुझे लगता है कि इस तरह से आपको समझ आ रहा है, अजम्पशन ले लिया है मैंने, ठीक है। तो ये मेरा अजम्पशन है, बट आई डोंट नो वेदर इट इज वर्किंग फॉर यू और नॉट। लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।